हेलो गाइस। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिस पर हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे आईपीएम की डिफिनेशंस क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके टूल्स एंड मेथड की बात करेंगे। तो आईपीएम जो होता है वह हाई टेक यानी कि हाई टेक्नोलॉजी की अंतर्गत एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो पेस्ट मैनेजमेंट का कार्य करता है। तो आईपीएम का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आईपीएम जो होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये जो डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया गया है। यह डिफिनेशन 1967 में दिया गया है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यह डिफिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज ए सिस्टम, एक प्रकार का सिस्टम है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स ऑफ द पेस्ट स्पीसीज। अर्थात कह रहा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि आपके वातावरण में यानी कि इन्वायरमेंट में पेस्ट के पॉपुलेशन में किस प्रकार का इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको मैनेजमेंट करने का एक क्या है सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है यूटिलाइज ऑल सुटेबल टेक्निक एंड मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए सुटेबल टेक्निक अनेक प्रकार के टेक्निक और मेथड को अपनाया जाता है इन एज कंपेटेबल ए मैनर, एक मैनर पर एज पॉसिबल यानी जितना संभव हो सकता है एंड द मेंटेन पेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेवल बिलो दोज काज इकोनॉमिक इंजरी। इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है दोस्त कि आपका जो क्रॉप है वह हाई डैमेज से, मतलब कि जो आपका क्रॉप है वह हाई डैमेज तक अभी नहीं पहुंचा है, उससे पहले उसको क्या करना है कंट्रोल करना है, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल यानी EIL, ठीक है। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक प्रकार का सिस्टम होता है जो आपके वातावरण में पेस्ट के पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके और अनेक प्रकार की विधियों का यूज करके उसको मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं उसी का अध्ययन किया जाता है आईपीएम के अंतर्गत। तो यह जो डिफिनेशन दिया गया था FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1967 में यह डिफिनेशन दिया गया था। तो यह बहुत ही लेटेस्ट डिफिनेशन है, तो आप आसानी से याद भी कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज ए सिस्टम दैट इन द कंस्ट्रेंट ऑफ एसोसिएट इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन डायनेमिक, ठीक है, ऑफ द पेस्ट स्पीसीज यूटिलाइज अ सुटेबल टेक्निक एंड मेथड इन एज कंपेटेबल ए मैनर एज पॉसिबल एंड मेंटेन्स पेस्ट पॉपुलेशन एट लेवल बिलो दोज काजिंग इकोनॉमिक इंजरी। एक बार हम इसका हिंदी में अर्थ बता देते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक प्रकार का सिस्टम है जो वातावरण में यानी कि पेस्ट अनेक प्रकार के पेस्ट की स्पीसीज की संख्या में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको मैनेजमेंट करने का एक सिस्टम है। उसमें क्या यूज किया जाता है, यूटिलाइज मतलब प्रयोग किया जाता है सभी प्रकार के सुटेबल टेक्निक यानी कि जो भी नए नए टेक्निक है उसको अपनाया जाता है एंड मेथड्स अनेक प्रकार की विधियों को प्रयोग किया जाता है जो नीचे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ए माइनर एज पॉसिबल एंड मेंटेन मतलब जितना संभव हो सकता है अनेक प्रकार के सुटेबल टेक्निक एंड मेथड को अपनाया जाएगा जिससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में जो भी इंसेक्ट का पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इन सभी का अध्ययन क्या किया जाता है आईपीएम के अंतर्गत किया जाता है। तो आईपीएम का डिफिनेशन आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर शो किया गया है सबसिस्टेंस फेज, क्राइसिस फेज, एक्सप्लोटेशन फेज, डिजास्टर फेज, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपीएम क्या है और उसके प्रिंसिपल को लिखिए, तो आप आसानी से यही सब हेडिंग याद कर लेंगे। सबसिस्टेंस फेज, क्राइसिस फेज, एक्सप्लोटेशन फेज, डिजास्टर फेज और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज, ठीक है। देखिए एक प्रिंसिपल तो आप आसानी से ऐसे ही याद कर पाएंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज है, ठीक है, अवस्था है। तो आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। या इसका आसानी से आप फार्मूला यदि बनाए ट्रिक यदि बनाना चाहे एक एक वर्ड लेकर तो यहाँ से यस ले लीजिएगा, यहाँ से ई ले लीजिएगा, ठीक है। सबसिस्टेंस फेज, ई से एक्सप्लोटेशन फेज,
सी से क्राइसिस फेज, ठीक है, डी से डिजास्टर फेज, आई से इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज। तो इसका आप एक लॉजिक बना लीजिएगा, सेक दी, यानी कि सेक दी यदि आपको याद रहेगा तो उसका आप प्रिंसिपल आसानी से लिख लेंगे, सबसिस्टेंस फेज, एक्सप्लोटेशन फेज, क्राइसिस फेज, डिजास्टर फेज, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज, ठीक है। तो आप यही आप लॉजिक बना दीजिएगा अपने लिए, आसानी से सुटेबल इजीली वे में आपको लर्न हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम, मतलब आईपीएम का क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्यों आईपीएम पढ़ना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, यानी कि एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी क्रॉप को क्या करेंगे, क्रॉप का कल्टीवेशन करेंगे। तो क्रॉप की इकोसिस्टम में, यानी इकोसिस्टम ऑलरेडी अपने आप में एक ब्रॉडली टर्म है, तो इस पर हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे ताकि आपको इकोसिस्टम के बारे में यदि आपको समझ में आएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं जल्द ही इकोसिस्टम पर एक सेपरेटली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, यानी कि एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम इको प्लस सिस्टम से मिलकर बना होता है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और वहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स एज लाइक यदि हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, जितने भी जीव जंतु होते हैं वह बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत मैंने बताया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल etc, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया सेकेंड, यदि हम बात करें कॉन्सेप्ट में तो प्लानिंग द एग्रीकल्चरल, एजी से मतलब एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा गया है थर्ड कॉन्सेप्ट में कास्ट या बेनिफिट, दोनों में से एक बोल सकते हैं, कास्ट बेनिफिट या कास्ट बेनिफिट एंड बेनिफिट रिस्क हो सकता है, टॉलरेंस ऑफ पेस्ट डैमेज, ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के रिलेटेड वह क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। लिविंग ए पेस्ट रेसिड्यू, ठीक है, टाइमिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि पब्लिक को जागरूक करने के लिए ही आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया जाता है, जिससे आपकी क्रॉप इकोसिस्टम जो है, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है, उस पर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना पड़े, आपको फार्मर को अधिक से अधिक क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो यही सब आईपीएम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और हम नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे टूल्स मेथड ऑफ आईपीएम। यहाँ से डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आईपीएम क्या है और आईपीएम की विधियों का मतलब टूल्स या मेथड का एक्सप्लेनेशन कीजिए, यानी फुल एक्सप्लेनेशन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। तो आईपीएम को आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर उसके जो टूल्स या मेथड है यहाँ पर शो किया गया है, कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, जेनेटिकल मेथड और लीगल मेथड और केमिकल मेथड। तो काफ़ी स्टूडेंट को क्या होता है कि आईपीएम का टूल्स या मेथड का हेडिंग नहीं याद हो पाता है। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैंने बनाया है। सी मान लीजिए कि आपका नाम है, सपोज दैट मान लीजिएगा सी ने पीएम को बुलाया, पीएम बिजी थे, कहाँ बिजी थे, LIC में, यानी जो सी नाम का एक लड़का था उन्होंने पीएम को बुलाया, लेकिन पीएम बिजी थे, कहाँ बिजी थे, LIC में। तो आपको यदि यह ट्रिक याद रहेगा तो आप आसानी से टूल्स या मेथड को याद कर पाएंगे। तो देखिए सी से हो जाएगा आपका कल्चरल मेथड, पी से हो जाएगा आपका फिजिकल मेथड, एम से हो जाएगा आपका मैकेनिकल मेथड, बी से हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल मेथड, जी से हो जाएगा आपका जेनेटिकल मेथड, एल से हो जाएगा आपका लीगल मेथड, सी से हो जाएगा आपका केमिकल मेथड। आई इसमें इसलिए लिया, आई का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। तो आपको आसानी से यह यदि याद हो गया तो आप आसानी से ऑलरेडी सभी हेडिंग यानी कि पॉइंट को आप शो कर पाएंगे, जिससे आपको एग्जामिनर सेटिस्फाइड होकर अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। अब हम इस पर हम बात करेंगे वास्तव में इन सब मेथड का क्या यूज होता है आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड क्या होता है कि उसमें एग्रीकल्चरल जो कर्षण क्रियाएं की जाती है वही कल्चरल मेथड के अंतर्गत आता है। यानी कल्चरल मेथड के अंतर्गत आप मेन हेडिंग तो यह होगा, अब आप लिखेंगे क्या, मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग आप क्या कर सकते हैं, डीप प्लाविंग कर सकते हैं, डीप प्लाविंग कर सकते हैं यानी गहरी जुताई कर सकते हैं, ठीक है। यह कल्चरल मेथड के अंतर्गत हेडिंग आएंगे सभी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को कल्चरल मेथड सभी पॉइंट को आसानी से
शो कर पाए। ठीक है, तो दोस्त वीडियो पर नए होंगे यदि इस चैनल पर, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक स्टेटमेंट कैसा समझ में आता है या नहीं। इसके बारे में आप लोग अपना मेंशन जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस क्वेश्चन को आप लोग 2 घंटे में कवर करेंगे वीडियो के थ्रू, उस टॉपिक को आप मात्र 1/2 आवर्स में ही कवर कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का मतलब यह होता है कि क्वेश्चन को किस वे में पढ़ा जाए ताकि आपको आसानी से इजीली वे में समझ में आ जाए। तो कल्चरल मेथड के अंतर्गत मैंने बताया कि डीप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, डीप प्लाविंग का मतलब होता है गहरी जुताई कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट के जो एक लार्वा प्यूपा जो होते हैं वह समर के सीजन में किया जाता है। गर्मियों के समय में क्या किया जाता है कि डीप प्लाविंग कर लिया जाता है, जिससे कि जो भी इंसेक्ट के लार्वा प्यूपा एडल्ट होंगे जो भी, तो वे समर यानी गर्मी ऋतु में सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो डीप प्लाविंग भी कर सकते हैं। क्लीन कल्टीवेशन आप अपना सकते हैं। क्लीन कल्टीवेशन का मतलब होता है आप जो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट न हो। आप हमेशा अपने फसल यानी कि जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें हमेशा साफ सफाई का ध्यान दें, जिससे उसमें अनेक प्रकार के इंसेक्ट का प्रकोप न हो सके। तो यह कल्चरल मेथड के अंतर्गत आएगा। फिर उसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। क्रॉप रोटेशन अपनाने से क्या होता है कि बार बार एक ही फसल को लेने पर क्या होता है कि एक प्रकार के इंसेक्ट जो उसके प्रति रेसिस्टेंस होते हैं उस पर हावी हो जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आप हेडिंग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम पॉइंट बाय लिख ले रहे हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी ध्यान दिया जाता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रैप क्रॉप का यूज किया जाता है। ट्रैप क्रॉप क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ मैरीगोल्ड एज ए ट्रैप क्रॉप ऑफ टोमेटो। ठीक है, यानी कि ट्रैप क्रॉप का भी यूज कर सकते हैं। तो यह आपका इतनी हेडिंग किसके अंतर्गत लिख सकते हैं आप, कल्चरल मेथड के अंतर्गत लिख सकते हैं कि डीप प्लाविंग कर सकते हैं, क्लीन कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और ट्रैप क्रॉप का यूज कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप प्रूनिंग एंड थीनिंग भी कर सकते हैं। प्रूनिंग एंड थीनिंग किया जाता है। प्रूनिंग एंड थीनिंग का मतलब क्या होता है कि प्रूनिंग क्या होता है कि आपको हाई क्वालिटी का ईल्ड लेने के लिए प्रूनिंग एंड थीनिंग किया जाता है। ठीक है, अनडिजायरेबल जो प्लांट्स बॉडी जो रहेगा वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का, कोई भी अनडिजायरेबल प्लांट है यानी वह सूख चुका है, यदि वह ब्रांच है, मान लीजिए वह प्लांट है, उसमें से किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल यदि उसमें शाखा है तो उसको क्या किया जाए, रिमूव करके हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया कल्चरल मेथड के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल मेथड के अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग आएंगे। ठीक है, फिजिकल मेथड, तो आप लोग ध्यान से समझ पा रहे होंगे मेरे द्वारा बताया गया हर एक स्टेटमेंट। तो फिजिकल मेथड का मतलब होता है, फिजिकल का मतलब होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट बोले या फैक्टर बोले, तो इसका मतलब क्या होता है। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब यह होता है कि लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, आप नोट करिए, लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, ठीक है, रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल। तो क्या होता है कि वह इंसेक्ट पर फिजिकल मेथड के अंतर्गत यही सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप टेम्परेचर यदि अधिक देंगे तो जो भी इंसेक्ट प्यूपा के लार्वा एडल्ट होंगे जो भी रहेंगे वे आसानी से क्या हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे। ठीक है, और लाइट ट्रैप यानी एनर्जी के रूप में उसमें एनर्जी भी हो सकता है। एनर्जी एक प्रकार का, लाइट एक प्रकार क्या है, एनर्जी है, एनर्जी। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, लाइट ट्रैप का यूज किया जाता है, लाइट ट्रैप का यूज किया जाता है, लाइट रेगुलेशन का यूज किया जाता है, लाइट रेगुलेशन का यूज किया जाता है, इरेडिएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यह सब फिजिकल मेथड
मेथड के अंतर्गत आएंगे। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि फिजिकल मेथड एज ए लाइक ए बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसके अंतर्गत नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। किसी भी इन विधियों द्वारा आप इंसेक्ट यानी कि पेस्ट को कैसे मैनेजमेंट करेंगे वह फिजिकल मेथड के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उनके अंतर्गत यदि हम बात करें लाइट ट्रैप का यूज किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है लाइट ट्रैप, उसमें क्या होता है कि लाइट लगा हुआ था और जब वह एक अलग प्रकार के लाइट लगा होता है जो क्या करता है कि इंसेक्ट को अपनी साइड क्या करता है अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। तो इंसेक्ट जब उसके पास आते हैं तो जो लाइट लगा रहता है उसके निचली सतह पर चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जिससे इंसेक्ट उसके पास आएंगे तो चिपचिपा पदार्थ जो लगा रहेगा उसी के पास इंसेक्ट आसानी से उसी में गिर जाते हैं और वे डाइड हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं उसी पर जाकर। तो लाइट ट्रैप का यूज करके भी आपको पेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइट रेगुलेशन का भी प्रयोग है। इरेडिएशन क्या होता है? इरेडिएशन का मतलब होता है उसमें क्या होता है कि हाई अल्ट्रावायलेट रेंज की किरणें जैसे गामा रेज, ठीक है, गामा रेज प्रयोग किया जाता है। इसका यूज उस स्थान पर किया जाता है जहां पर हाई अमाउंट में क्या होता है कि ग्रेन को स्टोरेज करके रखा जाता है, जिसमें आपको आसानी से पेस्ट को मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि हाई अल्ट्रावायलेट रेंज यानी गामा रेज की किरणों को प्रभावित किया जाता है और उसी के माध्यम से इंसेक्ट पेस्ट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो यह फिजिकल मेथड के अंतर्गत मैंने बात कर लिया। अब मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है, मैकेनिकल का मतलब होता है मैन, यानी मनुष्य द्वारा कैसे आप मनुष्य द्वारा कौन कौन सी क्रिया विधि अपनाकर आप पेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अपनाया गया है, जैसे आप ट्रैप ट्रैप का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंचिंग का यूज करते हैं। ट्रेंचिंग का यूज उस स्थान पर किया जाता है जैसे ग्राउंड नट जो होता है। ट्रेंचिंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यह आप ग्राउंड नट का कल्टीवेशन किए हैं, मान लीजिए वो फर्स्ट रो में किए हैं, फिर वहाँ पे सेकंड रो में, थर्ड रो में। तो ट्रेंचिंग में क्या होता है, फर्स्ट रो का जो सॉइल रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, मतलब खाई की तरफ खोद दिया जाएगा, वहाँ पर रखा जाएगा। फिर यहाँ से मिट्टी खोदकर वहाँ पर रखा जाएगा। तो जब मिट्टी की खुदाई होती है तो उसके ऊपरी सतह पर जब इंसेक्ट पेस्ट के लार्वा होते हैं वह क्या होता है, जैसे मिट्टी ऐसे है तो उसको ऐसे कर देंगे तो जो इंसेक्ट पेस्ट का लार्वा रहेगा वो क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंच क्रांति का प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल मेथड में आप लिख सकते हैं जैसे साउंड मेकिंग डिवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं, आवाज करके भी हटाया जा सकता है। सीविंग एंड विनोविंग का प्रयोग कर सकते हैं, ग्राइंडलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यह मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत था। बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत बात करें तो बायोलॉजिकल का मतलब होता है बायो ऑर्गेनिज्म यानी बायोकेमिकल का। बायोलॉजिकल मेथड यानी कि जीवित जीव जंतु यानी प्रीडेटर पैरासाइट का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से कुछ इंपॉर्टेंट पैरासाइट और प्रीडेटर का नाम मैं नोट करा रहा हूँ, आप आसानी से लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पैरासिटाइड्स के रूप में आप लिख लीजिए ट्राइचोग्रामा पैरासिटाइड्स, ठीक है, ट्राइचोग्रामा होता है, ठीक है। प्रीडेटर के रूप में लिख लीजिए, प्रीडेटर के रूप में कॉक्सिनेल्डिस। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, आप आसानी से, नेम भी ऐसा है दोस्तों ना। ठीक है, COCCILLENDIS, ठीक है, प्रीडेटर। उसके अतिरिक्त प्रयोग किया जाता है NPV, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस होता है। उसके अतिरिक्त आपको पूछा जाता है बीटिकार्सन बैसिलस थ्योरिनजिनेसिस, ठीक है। तो यह था आपका बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत। उसके अतिरिक्त आपका जैसे किसी वेजिटेटिव पार्ट का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए नीम की पत्तियों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यह था बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत, आप ये सब लिख सकते हैं। तो आप बायोलॉजिकल मेथड हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे कि प्रीडेटर पैरासाइट जो भी है NPV BTT, केवल वही सब नाम बस शो करना है आपको, ठीक है। जेनेटिकल मेथड क्या होता है, जेनेटिकल मेथड का मतलब होता है इसमें क्या है, एक प्रकार की टेक्निक का यूज किया जाता है जेनेटिकल मेथड में। आपको उस टेक्निक का नाम याद जरूर होना चाहिए। तो स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, ठीक है, SIT, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। SIT का फुल फॉर्म स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक का यूज किसमें किया जाता है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा जेनेटिकल मेथड में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लीगल मेथड, ठीक है। लीगल का मतलब होता है कानूनी विधि, कानूनी
विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब विदेशों से किसी भी प्रकार के प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट या सीड या प्रोपाग्यूल अदर कंट्रीज से भारत में जब आते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि वह जो बीज या प्रोपाग्यूल्स प्लांट्स के अदर वेजिटेटिव पार्ट लाया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का इंसेक्ट पेस्ट का अट्रैक्ट ना हो। इसके लिए क्या किया जाता है कि सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि एक मतलब कानून बनाया जाता है। तो लीगल मेथड के अंतर्गत एक दो एक्ट लागू शो करता है। एक होता है DIPA, आप इसे याद कर लीजिएगा, दीपा, डिस्ट्रक्टिव एंड इंसेक्टिसाइड पेस्ट एक्ट 1914 में लाया गया था। उसके अतिरिक्त एक आया था DPPQS, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946। इसका हेडक्वार्टर था फरीदाबाद में, ठीक है। ठीक, तो आप इसके अंतर्गत यह दो टर्म जरूर याद कर लीजिएगा। केमिकल मेथड के अंतर्गत देखिए, केमिकल मेथड के अंतर्गत यहाँ पर बहुत इजीली वे में समझाया गया है। उसमें केमिकल मेथड में पहला प्रयोग किया जाता है अट्रैक्टेंट्स, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में आप याद करेंगे मेथाइल यूजिनॉल। फिर एक होता है रिप्लेंट का यूज किया जाता है। ये सब केमिकल के नेम है, ठीक है। और उसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं आपको जरूर याद होना चाहिए, यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिप्लेंट जो होता है साइट्रोनेला आयल होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें थर्ड, तो इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है कार्बामेट्स। और एक केमोस्टेरिलेंट्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि केमोस्टेरिलेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, हेम्पा होता है, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में यदि प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेंगे कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप लिख देंगे बुप्रोफेजिन, ठीक है। तो आप आसानी से उस केमिकल का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देते हैं सिंपल वे में कि IPM के अंतर्गत मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या मेंशन किया। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है मैं इसका भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि IPM क्या है, 60 क्वेश्चन के रूप में उसका डिफिनेशन तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि IPM क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया। क्वेश्चन पूछ सकता है IPM क्या होता है, उसके प्रिंसिपल, ये भी पूछ सकता है। या तो पूछ सकता है कि जो भी मेथड मैंने बताया था IPM का परिभाषा भी पूछ सकता है, उसका टूल्स या मेथड भी पूछ सकता है। तो मैंने बताया कल्चरल मेथड में क्या क्या होता है। कल्चरल मेथड आप हेडिंग डालिए, कल्चरल मेथड के अंतर्गत कौन कौन से हेडिंग आते हैं, बस ऑलरेडी आपको वहीं शो करना है, एग्जामिनर उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ जाएंगे। कल्चरल मेथड में क्या होता है, मैंने बताया कि डीप प्लानिंग कर सकते हैं, क्लीन कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी क्रॉप रेसिड्यू है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कल्चरल मेथड के अंतर्गत यदि हम बात करें तो रेसिस्टेंट वैरायटी का भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ रेसिस्टेंट वैरायटी के नाम यदि हम आपको बताना चाहे तो जैसे मान लीजिए आपको राइस लेना है, राइस यदि कर रहे हैं तो उसके लिए मान लीजिए CORH1, ठीक है, जो क्या होता है DPWH एंड गारमाइज के प्रति क्या है रेसिस्टेंस है। उसके अतिरिक्त हम बात करें सोरघम जो होता है तो इसमें क्या होता है H35M35, ठीक है, जो सोरघम टाइप के लिए क्या है रेसिस्टेंस है। उसके अतिरिक्त हम बात करें PNP ICP-H8 जो होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है, पॉट फ्लाई के लिए प्रति रेसिस्टेंस होता है। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें ओनियन में बात करें तो ओनियन में क्या होता है बॉम्बे वाइट जो थ्रिप्स के लिए होता है। और चिली में यदि हम बात करें, ठीक है, ज्वाला, ठीक है, तो वह भी थ्रिप्स के प्रति रेसिस्टेंस होता है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम सेपरेटली अलग अलग भी वीडियो बना सकते हैं आप लोगों के लिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं जितना आप लोगों को बता रहा हूँ बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिजिकल मेथड के अंतर्गत मैंने बताया कि एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटीज के अकॉर्डिंग क्या होता है। जैसे क्या होता है कि इंसेक्ट पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल को रख दिया जाता है। वह कितने पर रखा जाता है 1 से 2 डिग्री, ठीक है, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है वेजिटेबल और फ्रूट क्या होता है लंबे समय के लिए क्या होता है इंसेक्ट और पेस्ट से डैमेज होने से बचे रहते हैं, ठीक है, व्हाइट फ्लाइज के प्रति, ठीक है। उसके अतिरिक्त मैंने बताया मैकेनिकल मेथड में मैंने बताया था ट्रेंचिंग का प्रयोग कर सकते हैं, स्टाइकी बैरियर का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। लाइट ट्रैप मैंने बताया कि इंसेक्ट लाइट के पास आते हैं और वहाँ पर केमिकली रूप से चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं जिससे वे इंसेक्ट उसी में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप कंट्रोलमेंट कर बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत मैंने बताया था कि जैसे प्रीडेटर पैरासाइट जैसे NPV का मैंने नाम बताया, BT का नाम बताया मैंने, ठीक है, कॉक्सीलेंडिस का नाम बताया मैंने, ठीक है। और उसके बाद
ट्राइचोग्रामा का नाम बताया, जो बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत आएंगे। जेनेटिकल मेथड में मैंने बताया था कि एक प्रकार के टेक्निक का यूज किया जाता है, या साइट स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक का यूज किया जाता है, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। फिर मैंने बताया कि लीगल मेथड क्या होता है, या सरकार द्वारा एक कानून बनाया जाता है, एक एक्ट बनाया जाता है, जो अदर कंट्रीज से यदि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट या सीड आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का इंसेक्ट का साइड इफेक्ट ना हो। तो इसके लिए दो टेक्निक मैंने बताया, एक डिस्ट्रक्टिव इंसेक्टिसाइड पेस्ट एक्ट बताया, फिर एक बताया कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज 1946 में फरीदाबाद में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर के रूप में, 2 नंबर के रूप में आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत सारे बन सकते हैं, तो आप ऑलरेडी यदि समझ रहे होंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप ऑलरेडी सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने बताया केमिकल मेथड के अंतर्गत, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शो किया, बस आपको केमिकल मेथड के अंतर्गत बस यही शो करना था। तो यही फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको साथ मैंने यह वीडियो जो आपको प्रोवाइड किया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बट यदि वीडियो को लाइक आप एक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक का लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड करें। और एज निर्धारित नहीं करता है कि वह बच्चा कैसा है, उसका कंटेंट और मैटर निर्धारित करता है कि उसमें क्या क्वालिटी है। थैंक यू।